हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फोर। मैं आपको यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फोर पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम करेंगे फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके रिमेनिंग पॉइंट्स, उसके लिमिटेशंस, उसके बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे 2022 का, जो करंट में क्वेश्चन पेपर आया था। अगर आपने अभी तक चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, रिवीजन करते हैं इसका। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, नेचर एंड स्कोप, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टेक्निक्स, मेथड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पोजिशनिंग एंड रोल्स, एसेंशियल आउटलाइन, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट करती है हमारे फाइनेंशियल डाटा को इस वे में कि हम आसानी से अपनी जो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, उन एक्टिविटीज़ को आसानी से कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसीडर्ड विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस चीज़ के लिए कंसिडर की जाती है जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट के उस चीज़ के लिए। बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर क्या होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, इट लेज मोर इम्फेसिस ऑन फ्यूचर। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए करती है कि फ्यूचर के अंदर हम मैनेज किस चीज़ के लिए, हम चीज़ों को मैनेज किस चीज़ के लिए करके चलते हैं, आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए। हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तो हमारी फ्यूचर में काम आएंगी वो सब चीज़ें। इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ सिलेक्टिव नेचर। ये टेक्निक है एक सिलेक्टिव नेचर का। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर। इट मेक्स मोर कंसिडरेबल ओनली दैट डाटा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस। वही डाटा जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है अकाउंटिंग बैलेंस, सच एज रिलीवेंस एज यूजफुल, जो मैनेजमेंट के लिए रिलीवेंस और यूजफुल है। इट एक्सटेब्लिश कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ये बहुत ही कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप दिखाता है। इसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। इफेक्टिव वेरियस डिजाइन सच एज प्राइसिंग, प्रमोशन एंड न्यू प्रोडक्ट सेल्स मिक्स, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, इसकी जो स्टडीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नोट द डिसीजन। ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ये नहीं कि हमें डिसीजन देता है कि हम ये डिसीजन लें। ये हमें वैलिड, जो भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वैलिड इंफॉर्मेशन होती है, उस चीज़ को वो प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं टेक्निक्स एंड वो कॉन्सेप्ट जो हमारी अकाउंटिंग को मोर यूजफुल एंड मैनेजियल डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल बनाता है। इसके बाद है नोट सेट फॉर्मेट। इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस का फिक्स नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि हम इस सेट फॉर्मेट के अंदर हम इस अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड। इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। भाई हम इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ये नहीं है। हमारी जो भी मैनेजमेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद है प्योरली टेक्निकल। accounting is purely voluntary techniques and there is a no statutory obligation. It adoptions by the firm depends upon the utility and desirability. ये utility और desirability मतलब आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ पे बेस्ड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम इससे की हेल्प से फाइनेंशियल जो भी हमारा डाटा होता है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी एनालाइज करने में हेल्पफुल रहती है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहती है। हमारे स्कोप है कि बजटरी कंट्रोल अच्छे से रहेगा हमारा। वेरियस टाइप ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड अंडरटेकिंग कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती हैं बजट से, जो बजटरी फिगर होते हैं उसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। ये टेक्निक जो है वो इफेक्टिव होती है इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए। स्कोप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है ये। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैनेजर जो भी हमारी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा के जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद रिलीवेंस अकाउंटिंग। एक रिलीवेंस अकाउंटिंग है। रिलीवेंस अकाउंटिंग ऑफ सोर्स ऑफ फर्म्स वैल्यूड एट देयर करंट एंड
प्राइस इंस्टेड ऑफ देयर हिस्टोरिकल प्राइस, क्योंकि ये जो करंट प्राइस पे बेस्ड होता है ना कि कोई हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर। उसके बाद रिपोर्टिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो हमें रिपोर्ट करती है कि हमारी जो प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है वो कैसी चल रही है, चाहे वो ग्राफिक वे में, चाहे वो इंडेक्स नंबर के वे में, चाहे वो रेशो के वे में, चाहे वो स्टैटिकल टेक्निक के वे में, इजीली जो हमें अंडरस्टैंड हो सके, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके वे में हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग है, ये एक इट इंक्लूड टैक्स प्लानिंग डिटरमाइनिंग बाय द टैक्सेबल इनकम फाइल्स रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स टाइम एंड द पेमेंट। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल जो भी एफिशिएंसी होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। मेथड एंड प्रोड्यूसर, मेथड प्रोड्यूसर है इसके ये मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम है जो सुटेबल रहता है फर्म के लिए, इफेक्टिव सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। जो भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैं उनके लिए रिक्वायर मेंटेनेंस कंट्रोल ऑफिस सर्विसेज, इट इंक्लूड्स प्रोसेसिंग, फिलिंग, कॉपिंग, कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल रहता है ये। इसके बाद फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या क्या फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले हम जो भी हमें डाटा कलेक्ट करना होता है वो कलेक्ट करते हैं। ये फंक्शन है इसका कि जो भी हमारे मीनिंगफुल डाटा है, जो हमें ज़रूरत है, जो यूज़फुल डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। जो भी हमें डाटा की ज़रूरत है उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं कि हमें जो मतलब हमने पहले कलेक्ट किया डाटा, जितना भी हमें डाटा मिला उतना सारा हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं कि जितना हमारे लिए यूज़फुल है वो हम रखें, उसके बाद उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाई गई, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना। उसके बाद यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वैल्यू, जो भी हमारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू है, उसका यूज़ करना, उसको देखना। इसके बाद ये हेल्प करता है प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग का फंक्शन होता है ये, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी हेल्प करता है ये, उसके बाद कोऑर्डिनेशन के अंदर भी हेल्प करता है ये। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक कोऑर्डिनेशन, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हेल्प टू मोटिवेशन, मोटिवेशन करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कम्युनिकेटिंग अप द डाटा इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको दिखाने के देने के लिए ये मेथड सुटेबल रहता है। इसके बाद है टू हेल्प इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो कंट्रोल है, बजटरी कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोल प्रोसेस, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है इसके अंदर। इसके बाद है इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट हैज से वेरियस डिसीजंस, जो भी डिसीजन हमें लेने होते हैं उसके लिए हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या है, कंपेरेटिबिलिटी एंड न्यू डिसिप्लिन, हमें जो नया डिसिप्लिन है उसको कंपेयर करके देखते हैं कि भी हमें जो प्रिंसिपल रूल है ये इसके अंदर फॉलो नहीं किए जाते हैं। इसके बाद वाइड एप्लीकेबल, ये वाइडली एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट हम कितना कुछ मैनेज करके रखेंगे, ऑन वन हैंड इज़ ए न्यू सब्जेक्ट एंड अदर हैंड इट इज़ ए वेरी वाइड एप्लीकेबल कन्वर्टिंग एंड न्यू एरियाज, मतलब न्यू एरिया के अंदर हमें बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद रेजिडेंस टू चेंज, ये जो मेथड है बहुत कॉस्टली होता है, टू कॉस्टली, द कॉस्ट ऑफ adopting of the system has outweighed its benefits, more concerns may not found it useful for them, it means not an and subjectives क्या क्या है इसके बाद है मतलब ये since management has to make use to and tools and frees have own judgment, उनका ओवन खुद का होता है कि हम ये करें या ना करें। लिमिटेशन है ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। इनपुट लिमिट्स क्या क्या है हमारी, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल, एक मतलब हमें जो भी फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजर अकाउंटिंग के थ्रू। आपको मैं जो भी नोट्स करवा रही हूँ ये जो हमने सारे थ्योरी के नोट्स किए हैं, तो जैसे कि जो बच्चे प्रैक्टिकल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो थ्योरी अटैम्प्ट करके आते हैं। जैसे जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं उसके अंदर दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के भी। जैसे अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको 5 थ्योरी के मिलेंगे, 5 प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, चाहे आप कोई भी करें, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसके अंदर अगर आपको 5 थ्योरी अटैम्प्ट करनी है तो अगर मैं आप मेरे नोट्स कवर कर रहे हैं तो आप थ्योरी ईजिली कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स और सिस्टम्स और मैनेजमेंट और मैनेजर अकाउंटिंग, ये जो क्वेश्चन है ये जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है
और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी तो आप देखना, मैं इन्हीं नोट्स के अंदर से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैं उन नोट्स के अंदर से सोल्व करवा दूंगी और आप इजीली उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप पहले ही इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद अगर आप वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये सोचोगे बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद इसके टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या क्या हैं। सबसे पहले कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर बैलेंस शीट एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस उनको कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ डिजायर टू कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू मोर द बिजनेस कंपेरेटिबिलिटी, मतलब उसको कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए ये एक टूल है कि इसको ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। रेशियो एनालाइज करने के लिए कि हमारा रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है या नहीं है, कंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ करंट सर्टेन पीरियड। उसके बाद बजटरी कंट्रोल के लिए हेल्पफुल रहता है। बजटरी कंट्रोल टेक्निक एंड विच प्रॉपर डिसीजन आर प्रोवाइड इज द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, मतलब हमें प्रॉपर डिसीजन देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, हम ये डिसीजन लें और हमारा जो बजट है वो कंट्रोल में रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को मैनेज करके चलते हैं तो हमारे जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है। अब हम किसी चीज़ को मैनेज करके नहीं चलते तो हमारा बजट ये नहीं कहता गड़बड़ा गया, हिल जाता है हमारा बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। मेथड इज द प्राइमरी एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट इन द मेथड। कॉस्ट आर प्री डिटरमाइन, इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो प्री डिटरमाइन होती है। एक्चुअल कॉस्ट आर कंप्यूटेड, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो कंप्यूट की जाती है। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सप्लेन करते हैं चेंज ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग चेंज होती है। डिसीजन अकाउंटिंग, हम डिसीजन ले सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें बाय करना चाहिए, क्या हमें बाय नहीं करना चाहिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, इसके अंदर के जो पर्सन वर्किंग एज अ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज हैव अथॉरिटी टू पर्टिकुलर वर्क आर ऑल्सो चार्ज बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट सो दैट वर्क में बी कम्प्लीटेड इन विद द टाइम। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलेंगे, हम अपना जो भी काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा जो हमारा वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम अलग अलग बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमारा जो टाइम पे जो भी हमें काम करना होता है वो हम कम टाइम पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम वो काम नहीं कर सकते। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में हम डिफरेंस करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन का और प्रिपरेशन करना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असेसिंग करती है इंटरनल मैनेजमेंट को कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद है इसकी जो नेचर एंड डाटा यूज, जो भी नेचर है इसका, जो डाटा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है जो हिस्टोरिकल डाटा है हमारा, जो पास्ट के अंदर जो हमारा रिजल्ट रहा है वो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसल्ट करती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम जो भी मैनेज करके चलते हैं, डिसीजन मैनेज करके चलते हैं वो आगे के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। The subject matter financial accounting measures the profitability of the entire business as a whole। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर करता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। इसके बाद लीगल कंप्लेंट्स जो कंप्लेंशन जो क्या होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो कंपलसरी होता है लीगल प्रोविजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंपलसरी नहीं होता लीगल प्रोविज़न, हमारी कोई ज़रूरत नहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी लीगल प्रोविज़न होना। इसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर्स एज ए बेसिक प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद है पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर यूजुअली 1 ईयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है 1 ईयर के बाद, मतलब 1 ईयर के लिए प्रिपेयर की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पूरे साल भी इसको पूरे साल में जब भी हमें ज़रूरत होती है क्विकली हम मैनेज कर सकते हैं, क्विकली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्यूरेसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फिगर्स होते हैं वो मतलब फिगर जो होते हैं वो एक्चुअली होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो नीडेड एज सुन एज पॉसिबल, जितनी हमें नीड होती है हमें उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। उसके बाद मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड करती है जो भी हमारी मेजर्ड मनी के टर्म में जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम मेज़र करते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके बाद है पब्लिकेशंस। फाइनेंशियल अकाउंट
फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट्स आर पब्लिश्ड फॉर द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। ये जो यूज़ की ये पब्लिश किए जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है इंटरनल यूज़ के लिए, जो मैनेजमेंट हमारी इंटरनली जो मैनेज करनी है हमें उन चीज़ों के लिए। ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट इन केस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारी रिक्वायर्ड होती है कि हमें ऑडिट करवानी पड़ेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑडिट ज़रूरी नहीं होती है सिंस दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर, क्योंकि एक्चुअल फिगर के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, और कंसर्न करते हैं कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडिंग कॉस्ट डाटा एंड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि इन प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन लेने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद इसका स्कोप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोप क्या है? नैरो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? वाइडर स्कोप है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ज़्यादा वाइडर है। नेचर ऑफ द डाटा यूज्ड क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू बोथ पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एज वेल एज फ्यूचर दोनों पे डिपेंड होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ फ्यूचर पे डिपेंड होता है। इसके बाद यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जो भी होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी प्रिंसिपल नीडेड नहीं होता है, कोई भी प्रिंसिपल हम नहीं लेते हैं। सुटेबल डिसीजन के लिए हमें जो भी ज़रूरत होता है हम वो डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओनली दैट डाटा इज कंसिडर्ड विच कैन बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। वही डाटा यूज़ किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर दिखाया गया हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दोनों तरह के डाटा यूज़ किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। इसके बाद ऑडिट इसकी ज़रूरी है, कंपलसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिट करवाना। इसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैंने पहले बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑडिट करवाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, कोई नेसेसरी नहीं होता है। हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड यूनिट, रिवाइज यूनिट सेकंड। कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या क्या इशू थे? वैल्यू चेन एनालाइज, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, बैलेंस कोड एलिमेंट्स क्या क्या है इसके। बैलेंस कोड कार्ड था वो। वैल्यू चेन एनालाइज क्या होता है? वैल्यू चेन एनालाइज एक एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्ट पास थ्रू द होल एक्टिविटीज ऑफ चेन। इसके अंदर सीक्वेंस के थ्रू, मतलब जो भी काम होता है वो सीक्वेंस के थ्रू होता है। सीक्वेंस के थ्रू अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती है सीक्वेंस के थ्रू हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म की जाती है। रिलीवेंट क्यों होता है? रिलीवेंसी क्यों है? वैल्यू चेन एनालाइज इस पावरफुल टूल होता है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है, किस तरीके से हमें जो एक्टिविटीज़ है वो करनी है। इसके बाद टाइप ऑफ वैल्यू चेन एनालाइज। क्या क्या टाइप से? सबसे पहले दो टाइप के होते हैं वैल्यू चेन एनालाइज। प्राइमरी टाइप के अंदर क्या आएगा? दीज आर द वो होता है जिसके अंदर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, जो चीज़ें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसके बाद है अनबोर्डिंग लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबोर्डिंग लॉजिस्टिक, मार्केटिंग सर्विसेज जो भी हमारे होते हैं। अनबोर्डिंग लॉजिस्टिक क्या होती है? जिसके अंदर रिसीव करते हैं हम, जो भी रिसीव किए हैं हमने वो स्टोर करके मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मैन्युफैक्चर एंड रिक्वायरमेंट, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको। उसके बाद ऑपरेशंस के अंदर क्या आएगा? जो भी प्रोसेस है ट्रांसफरिंग इनपुट की, जो भी प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने की, वो हम देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद आउटबाउंडिंग लॉजिस्टिक के अंदर क्या आएगा? वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश्ड गुड्स का वेयर हाउसिंग करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना फिनिश्ड गुड को। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल, आइडेंटिफाई करते हैं हमें कस्टमर्स की नीड को एंड जनरेट करते हैं हमारी सेल को। उसके बाद सर्विसेज, सपोर्टिंग कस्टमर्स आफ्टर सेल सर्विसेज, जो भी हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करवाना, उनको सपोर्ट करना। इसके बाद है सेकंड पार्ट हमारा सपोर्ट एक्टिविटी। द एक्टिविटी विद सपोर्ट प्राइमरी एक्टिविटी। वो सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सपोर्ट क्या होता है कि जो हमारी पहली जो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी उसको सपोर्ट करती है एक्टिविटी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम्स कंपनी कल्चर को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स ट्रेनिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है, रेम्यूनरेशन देना है। टेक्निकली डेवलपमेंट करने के लिए, टेक्निकल जो भी डेवलपमेंट ज़रूरत होती है कंपनी के अंदर उसको डेवलप करने के लिए, प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, परचेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सप्लाइज एंड रॉ मटेरियल्स, जो भी इनपुट है हमारा उनको। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या होगा? ये सेटिस्फाई करता है कस्टमर्स को, कस्टमर्स की जो भी नीड्स होते हैं, जो भी उन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फेक्शन देता है। इसके बाद है इसके टू सर्वेज इन द मार्केट्स। पहले सर्वे करते हैं कि हमें मतलब हमारा क्या स्लोगन है, कि मार्केट के अंदर कैसा नाम हमारा चल रहा है, उन सब चीज़ों को सर्वे करके। इसके बाद टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट मार्जिन, जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसको ऑप्टिमाइज़ करना इफेक्टिव वे के अंदर। परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इफेक्टिव विल बी इंडिकेट कस्टमर्स, जो भी हमें कस्टमर्स पे करते हैं प्रोडक्ट उनको ऑप्टिमाइज प्रॉफिट मार्जिन को, उसको जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसको ऑप्टिमाइज़ करना।
की वीडियो यार बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एडवांटेजेस क्या क्या है? रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी हमारी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करने में हेल्पफुल रहता है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइप से परफॉर्म करनी है। फोकस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। वैल्यू चेन सिस्टम्स के थ्रू, वैल्यू चेन ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉर्डर सिस्टम, इसके अंदर जो भी हमारे वैल्यू चेन एनालाइज है उसको हेल्प करने में हेल्पफुल रहता है। सिस्टम क्या है? सप्लायर्स वैल्यू चेन, सबसे पहले सप्लाई कहेंगे, फिर फर्म वैल्यू चेन, फिर चैनल वैल्यू चेन और उसके बाद है बायर वैल्यू चेन। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस एंड लिमिटेड अप्लीकेबल होता है, ये लिमिटेडली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वैल्यू चेन को। ये नहीं कि हम किसी भी कंपनी के अंदर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हम लिमिटेड इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। थ्योरेटिकली परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहता है। हम अगर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहें तो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या आएगा? इस टेक्निक के अंदर क्या आता है कि दिस टेक्निक हैज़ बीन recent organization and the primarily considered with the absorption of overhead in the organization having product and differ in the volume of complete stick। एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर, मतलब जो भी हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है ये। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? अननेसेसरी कॉस्ट एंड इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाई। जो भी अननेसेसरी कॉस्ट होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनएफिशिएंट जो प्रोडक्ट होते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लेवल ऑफ इज़ पॉसिबल। मोर जो रिसोर्स होते हैं एलोकेटेड के होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज़ उनके परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल रहता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के? शेयर होल्डर वैल्यू कैन बी मैक्सिमाइज, जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज की जा सकती है। कंटिन्यूस वैल्यू एडिटिंग जो हमारी शेयर होल्डर की है वो हम उसको अचीव कर सकते हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के थ्रू। जब हम कॉर्पोरेटली कोई भी काम करते हैं तो हम उस चीज़ को हम उसको पा सकते हैं। इसके बाद है मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर प्रोडक्ट एंड channels can be identified which facilitate the decision making after a better marketing mix can be flexible and bringing power with the customers can be enhanced। जो भी हमारी पावर है उसको एनहेंस करने में हेल्पफुल रहता है। बेटर पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की जो बेटर पोजीशनिंग है उसको प्रोवाइड करवाता है। रूट कॉज ऑफ पावर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, टेकिंग ए कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज। जो भी एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, वो है एक्टिविटी कैन बी कंसिस्ट एंड वन और मोर टास्क। जो एक्टिविटी वो एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होती है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट सेंटर पूल, जिसको हम बोल सकते हैं द रिजल्ट ऑफ आइडेंटिफाई ओवर हेड्स ऑफ कॉस्ट टू एक्टिविटीज इज कॉल्ड एक्टिविटी कॉस्ट पूल। इसके बाद है कॉस्ट ड्राइवर, दीज आर द यूज टू असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेजर होती है उसको बताने के लिए हेल्पफुल रहता है। ये प्रोसेस होती है रिलेटेड एक्टिविटीज़ ग्रुप टुगेदर एंड नोन एज प्रोसेस, जिसको भी जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर लिंक टू द होल ऑफ द इंटरप्राइजेज। जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो हमारी पूरी इंटरप्राइजेज से जुड़े होते हैं। नो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़, कोई भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है ये। रिक्वायरमेंट ऑफ ABC सिस्टम, हमें ABC सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों रिक्वायर रहता है? सेटिंग अप ऑफ एन इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प टू ट्रेस ऑल द कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको सेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सपोर्ट करता है हमें बॉटम को, टॉप टू बॉटम हमें सपोर्ट करता है ये। इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, इंटीग्रेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। रीजंस फॉर अडोप्टिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, क्या क्या रीजंस हैं इसको अडोप्ट करने के लिए? मोर एक्यूरेट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ज़्यादा एक्यूरेट रहता है ये, जो भी हमें पूरी एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। अकाउंटिंग मैंने आपको बताया। मोर एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, हमें जो भी हमारा एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर प्रोवाइड करवाता है कि हमारा एक्यूरेटली कितना प्रॉफिट है हमारा। रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट ऑफ डाटा एंड प्रोसेस, जो भी हमारा डाटा है उसको रिड्यूस करने में कॉस्ट प्रोसेसिंग के अंदर हेल्पफुल रहता है। मतलब रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन, हमें कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, मतलब हमें कोई भी हम रिड्यूस करता है कि हम कोई भी गलत डिसीजन ना लें। इसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या होंगी? इट डिफिकल्ट टू असाइन ओवर हेड कॉस्ट को असाइन करना टू अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स की, जो भी ओवर हेड कॉस्ट है उसको असाइन करने के लिए ये डिफिकल्ट रहता है। इट रिलेटिव कॉस्टली, ये रिलेट करता है कॉस्टली अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी को रिलेट करता है। इसके बाद बैलेंस कोड कार्ड क्या होता है? बैलेंस कोड कार्ड रिटेन करता है जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं उनको, जो भी फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं जो हमें पास्ट इवेंट्स को और जो स्टोरीज को बताते हैं। एज ऑफ
कंपनीज फॉर द विच इन्वेस्टमेंट, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है, वहाँ तक दिस जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमारी फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताने के लिए। बैलेंस स्कोर कार्ड की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ब्रिंग स्ट्रक्चर टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक हमें स्ट्रक्चर बताता है कि हमें क्या क्या किस तरीके से हमारे जो बिज़नेस की स्ट्रेटेजीज़ हैं वो बनानी चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन है उसको ईजी बनाता है, कम्युनिकेट ईजिली, फैसिलिटेट बेटर अलाइनमेंट, बहुत ही बेटर अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाता है। कनेक्ट द इंडिविजुअल वर्कर्स टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमारे जो भी इंडिविजुअल वर्कर्स हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। जो भी हमें इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, जैसे कि जो भी हमारा वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमें पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं, क्या उनका व्यू है, उनको कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे बैलेंस स्कोर कार्ड की? इट मस्ट बी टॉलरेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये टॉलरेटेड बैलेंस स्कोर कार्ड सपोज टू प्रोवाइड अ फ्रॉम वर्क which is which to work from, however it will be still need to customize is every organization using this system, it needs by in the form of leadership to be successful, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे पास कोई लीडर होगा। इसके बाद इट कैन गेट कम्प्लीटेड, वो ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट हो फ्रेमवर्क जो भी हमारा है उसको कंप्लीट करवाना। इसके बाद इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ डाटा, इसके अंदर हमें बहुत सारा डाटा लॉग इन करना पड़ेगा, बहुत सारा डाटा हमें रिक्वायर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट थर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालाइज, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मैनेजर यूजेस ऑफ वेरिएंस, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो हमें पहले से डिटरमाइन की जाती है इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम उसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो प्रिपरेशन होती है, जो यूज़ होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, उसको बोलते हैं। जो हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट एंड एनालाइज, जो वेरिएंस हमने एनालाइज किया है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस टू फॉर्म फ्रॉम द व्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के व्यू से क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? एलिमिनेशंस ऑफ वीकनेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की जो एलिमिटेशंस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या वीकनेस उसको बताता है। इसके बाद सिंपल एंड इकोनॉमिक है, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो भी हमारी कॉस्ट कंट्रोल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए हेल्पफुल रहता है। एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। उसको कंपेरेटिबिलिटी, उसको कंपेयर करने के लिए कॉस्ट को एंड एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट है उसको निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद मोटिवेशनल एनालाइज क्या, मोटिवेशनल एडवांटेजेस क्या क्या है? कॉस्ट कंसिक्वेंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उसका इन्वायरमेंट ऐसा रखा है कि कंसिक्वेंसेस जो एम्प्लॉयज़ के अंदर वो बनी रहती है टॉप मैनेजमेंट टू बिकॉज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट के अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कंपेयर की जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के थ्रू। मेजरमेंट ऑफ एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मेजर कर सकते हैं एंड इंक्रीज कर सकते हैं जो भी हमारी एफिशिएंसी है काम करने की, लेबर एंड मशीन्स की, इजीली हम उसको असरटेन कर सकते हैं। बेसिक ऑफ इंसेंटिव वेजेस सिस्टम, ये बेसिक्स है इंसेंटिव वेजेस सिस्टम का। इसके बाद मैनेजरियल एफिशिएंसी एडवांटेजेस क्या क्या है? फैसिलिटेट इन प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर फैसिलिटेट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पशंस, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस हैं जो भी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हेल्प करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लिए, ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल रहता है ये। इसके बाद बेसिक ऑफ प्राइस फिक्सेशन, हमारा जो प्राइस फिक्सेशन है, प्राइस को फिक्स करने के लिए कि हमें कितना प्राइस रखना है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके लिए हेल्पफुल रहता है ये। बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन बेसिस, सॉरी पॉइंट मैंने 2 बार लिख रखा है, मैंने अभी देखा है। इसके बाद हेल्पफुल इन बजटरी कंट्रोल, बजटरी प्लानिंग के अंदर बजट को हम कैसे प्लान करना है उसके लिए हेल्पफुल रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के? इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इंप्रूव करता है हमारी क्वालिटी एंड मिनिमाइज करता है हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको इफेक्टिव बनाता है, कंट्रोल एंड कॉस्ट डिटरमाइन करता है। हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सप्लीमेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये इसके अंदर हमें सप्लीमेंट दिया जाता है कि हम बजटरी कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोग्रेसिव और मैनेजमेंट, इसके अंदर वन ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? डेवलप करता है फीलिंग ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए जो फीलिंग्स होती हैं उसको लिए मैनेजल प्रिंसिपल्स टू मेक मैनेजमेंट डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? डायनेमिक बनाता है जिससे हमारी जो कंटिन्यूस चीज़ें चलती रहें। इसके बाद टाइप क्या होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के? बेसिक स्टैंडर्ड्स, जो हमारे सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हम स्टैटिक फिक्स करते हैं, फिक्स स्टैंडर्ड होता है ये। दिस
स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द सम बेसिक, जो बेसिक ईयर होता है उसका डाटा हम लेते हैं, आर डिटरमाइन बेसिक फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। इसके बाद करंट स्टैंडर्ड क्या होगा, करंट स्टैंडर्ड आर एस्टेब्लिश ऑन द करंट कंडीशंस के ऊपर एस्टेब्लिश किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, उसके अंदर मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद है आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा, आइडियल स्टैंडर्ड्स आर इज बेस्ड ऑन द वर्किंग अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस एंड हाई लेवल ऑफ द एफिशिएंसी। मोस्ट फेवरेबल जो भी उनकी कंडीशन होता है उसके अंदर वर्क किया जाता है आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर। इसके बाद एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होगा, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड विच कैन बी अचीव ड्यूरिंग द सर्टेन बजटरी पीरियड, जो हमें अचीव कर चुके हैं बजटरी पीरियड के अंदर। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड विच इज़ नाइदर वेरी हाई और नॉट वेरी लोअर। नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है ना तो ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा कम होगा। इसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या होंगे इसकी, अनसुटेबल फॉर द कंसर्न डायलिंग इन द नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसके अंदर उसके लिए अनसुटेबल रहेगा। डिफ़िकल्ट इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स को डिफ़िकल्ट मतलब सेट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि हम किस तरीके से हमारे जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करें। नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल फर्म्स, ये जो मेथड है स्टैंडर्ड कोस्टिंग ये सुटेबल नहीं है स्मॉल फर्म्स के लिए, छोटी छोटी फर्म्स के लिए। डिफिकल्ट इन फेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस करना फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना ये डिफिकल्ट रहेगा। चेंजिंग बिजनेस कंडीशन, जो हमारी बिजनेस की कंडीशन है फिक्स्ड नहीं रह सकती, वो चेंज होती रहती है स्पेसिफाइड कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नीड ऑफ बजटरी कंट्रोल, इसके अंदर बजटरी कंट्रोल की नीड होती है। फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय मतलब डिससेटिस्फेक्शन हम फील से कर सकते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएंस एनालाइज इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग। वेरिएंस मींस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंस देखते हैं स्टैंडर्ड लेवल के अंदर और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर हमारी क्या है, उसके अंदर डिफरेंस होता है। इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अराइज ड्यू टू वेरिएंस इन प्राइस क्वांटिटी। वेरिएंस जब आता है प्राइस क्वांटिटी के अंदर तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग कॉज। इन कॉजेज से मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस आता है, चेंज इन प्राइस मार्केट प्राइस के अंदर चेंज हो जाता है। फ्लूअर इनसिक्योर एक्सपेक्टेड डिस्काउंट जो हमें दिया जाता है, पर परचेज मटेरियल इज द प्रॉपर टाइम, हम प्रॉपर टाइम के ऊपर मटेरियल को परचेज नहीं कर पाए हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल ड्यू टू चेंज इन टैक्स, अगर चेंज हो गया है गवर्नमेंट का कि जो लॉस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लॉस हुआ है। मटेरियल वेजेस वेरिएंस के अंदर क्या आएगा, वेजेस वेरिएंस अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस क्वांटिटी के अंदर वेरीज अराइज होता है ये। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे इसके, नेगलेक्टिंग द यूज ऑफ मटेरियल इंक्रीज करता है जो भी हमारे यूजेस रेट होते हैं मटेरियल का, एंड ड्यू टू डिफरेंस क्वालिटेटिव चेंज इन टेक्निक्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज करने में हेल्पफुल रहता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स को। मोर और लेस हेल्प फ्रॉम द मटेरियल, चेंज इन मटेरियल मिक्स को चेंज करता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस आएगा। लेबर रेट वेरिएंस के अंदर क्यों वेरिएंस आता है, इसके अंदर चेंज इन बेसिक प्राइस, बेसिक वेजेस रेट जो चेंज हो जाता है तो इसके अंदर ये क्रिएट होता है। डिफरेंट रेट बिंग पेड टू द वर्कर, डिफरेंट रेट हमें पे कर दिया जाता है वर्कर्स को, एम्प्लॉयड को मीट सीजनल डिमांड्स के अकॉर्डिंगली। जो लेबर वेरिएंस है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद है एम्प्लॉयड ऑफ द वर्कर आर डिफरेंट ग्रेड, अगर एम्प्लॉय हैं वर्कर के वो डिफरेंट ग्रेड के हैं, अपर ग्रेड लोअर ग्रेड, वेजेस रेट उनका अलग है। न्यू वर्कर्स बिंग पेड लोअर रेट, अगर नए वर्कर्स को हम लोअर रेट पे करते हैं तो फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट से। मोर पेमेंट ऑफ ओवर टाइमिंग वेजेस, हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं जो ओवर टाइम कर रहे हैं वर्कर उनको। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी और लेबर द वेरिएंस इफ़ द एक्चुअल हावर्स वर्क और आर लेस, जो एक्चुअल हावर्स है काम करने के वो कम है और मोर दैन स्टैंडर्ड हावर्स से तो डिफरेंट जो आएगा उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यूज ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट लेबर, डिफेक्टिव वर्किंग कंडीशन, अगर हमारे पास अच्छी कंडीशन नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन नहीं दिया गया है, मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ अच्छे से हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। आइडल टाइम वेरिएंस कब होता है, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, जब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं तो वो ये वेरिएंस क्रिएट होता है। इट विल ऑलवेज इन फेवरेबिलिटी एंड द मेन कोज क्या होगा इसका, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हमारे पास अवेलेबल नहीं है मटेरियल। गैप इन वर्क ड्यू टू डिफेक्टिव मशीनरी, हमारे पास जो मशीनरी उनके अंदर डिफेक्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। स्टॉपेज ऑफ वर्कर ने काम करना बंद कर दिया, वर्क कम हो गया है। क्लोजर ऑफ वर्कर ड्यू टू स्टोरेज, मतलब हमारे पास स्टिक्स और लॉक आउट नहीं है। उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस के अंदर क्या है,
डिफरेंट टाइप के ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं वो एंगेज होते हैं वर्क के अंदर, पार्शियली एक्चुअली कंपोजिशन एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर वेरियंस ड्यू टू इसके अकॉर्डिंग जो वेरियंस आएगा उसको बोलते हैं लेबर मिक्स वेरियंस। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ वेरियंस हम कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट वेरियंस आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस, डायरेक्ट लेबर वेरियंस एंड ओवरहेड वेरियंस, तीन तरीके से किया है। सॉरी, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के अंदर क्या आएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कॉस्ट के अंदर से जो भी हमारा व्यू मटेरियल वेरियंस होता है वो हम ग्रेट सिग्निफिकेंट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस रेफर्स करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड जो हम करते हैं उसके द्वारा। इसके अंदर कहते हैं व्हेन ओनली अ टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज, जब एक टाइप के मटेरियल यूज़ की जाते हैं तो मोस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के अंदर क्या आएगा कि वेरियंस आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मटेरियल कॉस्ट वेरियंस स्टैंडर्ड क्या क्या इसके अंदर क्या आता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है मटेरियल की वो दिखाई जाती है। वेरियंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर से हम एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे निकल आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। इसके बाद है मटेरियल प्राइस वेरियंस। कैसा क्या होगा। मटेरियल प्राइस वेरियंस इज द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का पार्ट होता है विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्पेसिफाइड, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हमें पे किया गया है वो। ये हम कैसे निकाल सकते हैं। मटेरियल प्राइस वेरियंस इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज़ की उसके अंदर से माइनस करेंगे हम अपना स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस करेंगे हम उसके अंदर से एक्चुअल प्राइस पर यूनिट को, तो हमारा ये निकल आएगा। इसके बाद मटेरियल यूजेस वेरियंस के अंदर क्या आएगा, ये हम इसको बोल सकते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस भी बोल सकते हैं। मटेरियल एफिशिएंसी वेरियंस, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट अराइज ड्यू टू डिफरेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल क्वालिटी के द्वारा ये हम बताया जाता है। मटेरियल यूज वेरियंस हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारा होता है पर यूनिट, इसके अंदर हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर से हम एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट जो होता है वो हमारा निकल आएगा। इसके बाद है टॉपिक हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग। क्या होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, क्या होता है जब हम ये सोचें कि हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारा जो भी हैव बीन चार्ज, जो हमने पहले चार्ज किया गया है कंपनी के, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम कंपनी। उन प्रोडक्ट और उन्हीं जैसे कि जो प्राइस है जो हमने जूम किया है, चार्ज किया है एक पार्ट ऑफ कंपनी का, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उसी कंपनी के अनदर पार्ट ऑफ कंपनी के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसके मेथड हैं, मेथड दिए हुए इसके 10 मेथड दिए हुए हैं। एक्चुअल कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट मेथड, डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, नेगोशिएटेड प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ड्यूअल प्राइस मेथड, शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। कॉस्ट मेथड के अंदर क्या आता है, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग वन डिपार्टमेंट से हमने किया है वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो बिजनेस जो हमने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारी प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र किए हैं। मार्जिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है, जो ट्रांसफर जो होती है अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हैज़ बीन एक्सप्लेन इन डिटेल इन सेपरेट चैप्टर टैक्स। मार्जिनल कॉस्ट हमने सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, टैक्स के अंदर भी पढ़ा है। टैक्स ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या आएगा, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं 2022 के अंदर, क्योंकि मैंने वो रीड करके देखा था। डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या आएगा, टू रिमूव वन ऑफ द ड्रॉबैक, हम रिमूव कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी हमारा ड्रॉबैक है उसको रिमूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या आएगा कि जो भी हमारा ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्लेस शुड बी। प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा कि मार्केट प्राइस मेथड प्रिवेलिंग करता है मार्केट की जो भी गुड्स होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए डिपार्टमेंट के प्रॉपर एक एनालाइज करके कंसीक्वेंसी डिपार्टमेंट्स और अदर प्रॉपर जो भी एनालाइज होता है उसको डिपार्टमेंट के एनालाइज करके। उसके बाद नेगोशिएटेड प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो प्राइस होता है ट्रांसफर एंड ट्रांसफर डिपार्टमेंट के ब्रिंगिंग ए प्राइस एंड ब्रिंग करता है एंड द मार्केट जो भी प्राइस होता है द प्राइस फिक्स्ड करता है नेगोशिएशन एंड प्राइस विल बी कैरिड आउट प्रिज्यूमिंग टू डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रिज्यूम करता है। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर क्या आएगा, जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है क्वार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट के अंदर प्लस होता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एडिड, कुछ सर्टेन जो परसेंटेज होती है वो एडिट की जाती है इसके अंदर। ड्यूअल प्राइस मेथड के अंदर क्या होगा, दिस प्राइस at which transfer is made by the transferring department is one of the part which has decoded by the transferring department in different dual two parts के अंदर ये जो है डिफरेंट प्राइस के अंदर दिखाया जाता है।
प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होगा, आउट ऑफ टोटल जो भी हमारा टोटल रिवेन्यू होता है फार्म का, उसके अंदर से जो भी हमारा टोटल कॉस्ट होता है, ऑल डिविजन्स आर डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस होती हैं उनको डिडक्ट करके दिस प्रॉफिट इज शेयर किया जाता है अमंग द वेरियंस डिसीजन, बहुत से डिसीजन के अंदर सुटेबल बेसिस ऑफ विच में भी कॉस्ट इनकर्ड, जो हमारी डिपार्टमेंट की इनकर्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली। हमारी आज की लास्ट वीडियो है, इस वीडियो की भी लास्ट वीडियो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी लास्ट वीडियो है। यूनिट 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सेंट्रल लिमिटेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही कवर करवाया था। आज की वीडियो के अंदर हम रिवाइज कर लेंगे फिर से। मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, इसकी प्राइमरी एलिमेंट क्या है, लिमिटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल एंड इवेल्युएशन। इसकी ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है डिमेनिंग 14 पॉइंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिसोर्सेज क्या क्या हैं। इसके बाद हम इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन पेपर पूरा, मैं आपको करवाऊंगी क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए हैं। और प्लीज़, बहुत लंबी वीडियो हो गई है आज की, तो मैंने आपके लिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोग सबके लिए कि आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाए, आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो जाएं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिनको नीड हो। स्टार्ट करते वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, स्पेसिफिक टेक्निक होती है जो मार्जिनल कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहती है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल और ग्रुप्स की, वो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वर्कर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, क्या क्या दी जाती है, उनको हेल्पफुल रहती है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट कलेक्ट्स द डाटा रिपोर्ट्स बोथ प्लान्ड एंड एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की टर्म्स के अंदर उसको हम कलेक्ट करते हैं डाटा की, हमें किस डाटा की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो भी डाटा होता है, रिपोर्ट्स होती है, उनको कलेक्ट करती है और प्लान करती है। ये रॉबर्ट एंड एंथनी ने ये डेफिनेशन दी है। आप ऑथर का नाम तभी लिखें जब आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद हो और एग्जैक्ट ऑथर का नाम याद हो, जो राइटर है उसका नाम याद हो, तभी आप उसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, असाइन करता है जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका असाइन करने में हेल्पफुल रहता है। उसकी परफॉर्मेंस है, जब हम एक एक अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हेल्प करता है कोस्ट की प्लानिंग के अंदर, भाई हम कैसे कोस्ट को प्लान करें। डेलीगेशन एंड कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है कि हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारी जो डेलीगेशन है कंट्रोलेबिलिटी है वो आसानी से हो पाएगी। इसके बाद है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, रिलेबल डिसीजन होते हैं, उसको लेने के लिए हेल्पफुल रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमारी सिस्टम है उसको मोटिवेट करने के लिए और जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, सब यूनिट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं और मैनेजर मैनेज करता है जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उनको मैनेज करने के लिए। 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक्सपेंसिव सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक्सपेंसिव सेंटर के अंदर क्या आएगा, दिस आर द सेंटर इन विच मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड, जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसके लिए मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रॉफिट सेंटर के अंदर क्या आएगा, जो प्रॉफिट के से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसके लिए जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट से जो भी रिलेटेड है सेंटर है, इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को क्लासीफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। डिले हो सकती है हमारी रिपोर्टिंग के लिए, मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो अलग अलग बंदे अलग अलग टाइम पे रिपोर्टिंग करेंगे, वो डिले हो सकती है। इंट्रा डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर मतलब भाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, भेदभाव हो सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का और इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट की टोटल क्वालिटी के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि उसकी कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहें, उसकी जो हम क्वालिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्वालिटी से सेटिस्फाई रहें। इसकी बेनिफिट क्या आएगा, हायर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज मोरल, जो भी एम्प्लॉयज़ का मोरल है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल रहता है। उसको रिड्यूस करने के लिए, जो भी हमारे ऑपरेशंस कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्रिएट कस्टमर कमिटमेंट की, जो भी हमारी कस्टमर्स की कमिटमेंट होती है उसको क्रिएट करने के लिए, एनहेंसमेंट ऑफ गुडविल, हमारी जो है, अब मान लीजिए हम अगर अच्छे से क्वालिटीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो हमारी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसके 14 रिमेनिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं।
इन पॉइंट्स क्या क्या है इसके जो हमारी पर्पस होता है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, वो उसको इसका एम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अडोप्ट करता है ऐसी फिजोलॉजी न्यू इकोनॉमिक एज के अंदर जिसके अंदर चैलेंज एंड लर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकन लीडरशिप फॉर द चेंज, केस डिपेंडेंस इंस्पेक्शंस हमारी एलिमेंट्स ऑफ न्यू मास कम्युनिकेशन, मास इंस्पेक्शंस एंड प्रैक्टिसेस अवॉर्डिंग करता है, हमारे बेसिक प्राइस टैग हमें दिखाता है, इम्प्रूव करता है कंसिक्वेंसीज फॉर आवर सिस्टम प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करता है, ट्रेनिंग एंड जॉब प्रोवाइड करवाता है, लीडरशिप को इंक्रीज करता है, ड्राइव फेयर टू द एवरी वन ऑफ द मोर इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन, डाउन करता है बैरियर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, एलिमेंटेशन स्लोगन्स को इंक्रीज करता है, टारगेट करता है हमारी जो भी वर्क फोर्सेज होती है उनको, उसके बाद एलिमेंट वर्क स्टैंडर्ड को एलिमेंट करता है, सब्सटीट्यूट लीडरशिप इंक्रीज करता है, रिमूव करता है जो भी हमारे बैरियर्स होते हैं, रोब हाउसली वर्कर्स रिमूव करता है, बैरियर्स रोप पीपल्स मैनेजमेंट करता है, इंस्टीट्यूट वेरियस प्रोग्राम्स करता है, एजुकेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, पुट एवरीबडी इन द कंपनी हर एक को अपनी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व करता है, एडवांटेजेस क्या होंगी, टोटल क्वालिटी को मैनेज करके रखता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की नोट दैट एडवांटेजेस ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए एडवांटेजेस नहीं है, इंट्रोडक्ट करता है, इंट्रोडक्शन इट सेल्फ डिफिकल्ट खुद से इंट्रोडक्शन करना इसका डिफिकल्ट हो जाता है, हाफ हार्टेड अप्रोच टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है मोटिवेशन के अंदर, डेलीगेशन ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट हार्मफुल होता है इसका, डेलीगेशन ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट्स का बेसिक प्रिंसिपल है इसके अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लायर सेटिस्फेक्शन एंड कंज्यूमर इम्प्रूवमेंट। आपको इन टॉपिक्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं जाके, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हमने किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फुल सिलेबस रिवीजन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।